हेलो फ्रेंड्स, स्टार्च पॉलीसैकेराइड इस टॉपिक के बाद आज हम एक नया पॉलीसैकेराइड पढ़ने वाले हैं जो है सेल्यूलोज और उसके बाद ग्लाइकोजन। तीन पॉलीसैकेराइड हैं, एक है स्टार्च, दूसरा है सेल्यूलोज और तीसरा है ग्लाइकोजन। अब स्टार्च के बाद हम स्टडी कर रहे हैं सेल्यूलोज का। ये पॉलीसैकेराइड है, इसमें कई सारे मोनोसैकेराइड यूनिट होते हैं। इस तरह के ये जो सैकेराइड है उसमें स्टार्च है, सेल्यूलोज है, ग्लाइकोजन है। तो स्टार्च के स्टडी के बाद आज स्टडी करते हैं सेल्यूलोज की। मतलब टॉपिक क्या है? स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सेल्यूलोज। स्ट्रक्चर किस तरह से है और सेल्यूलोज के क्या प्रॉपर्टीज है वो देखना है। सबसे पहले सेल्यूलोज की प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो सेल्यूलोज एक पॉलीसैकेराइड है, मगर किस तरह का? स्ट्रेट चेन पॉलीसैकेराइड। सेल्यूलोज एक स्ट्रेट चेन पॉलीसैकेराइड ऑफ बीटा ग्लूकोज। इसमें मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल कौन से? मतलब किसका ये पॉलीसैकेराइड है? जिस तरह से स्टार्च अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीसैकेराइड है। स्टार्च अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीसैकेराइड है, हम उसे अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज कहते हैं। उसी तरह से सेल्यूलोज बनता है बीटा डी ग्लूकोज से, जिसे हम बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज कहते हैं। मतलब सेल्यूलोज का स्ट्रक्चर किससे बनेगा? सेल्यूलोज का स्ट्रक्चर बनता है बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज से। और वो जब एक दूसरे को लिंक हो, एक मॉलिक्यूल दूसरे को लिंक होगा, क्योंकि पॉलीसैकेराइड बनाना है, स्ट्रेट चेन बनाना है, बड़ी चेन बनाना है, तो कई सारे मॉलिक्यूल लगेंगे, इसीलिए तो पॉलीसैकेराइड है। तो इसमें एक बीटा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल, मतलब बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज मॉलिक्यूल, दूसरे बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज मॉलिक्यूल से लिंक होता है। वो जो लिंकेज है हम उसे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। इसमें बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। मतलब एक मॉलिक्यूल का फर्स्ट कार्बन दूसरे नेक्स्ट मॉलिक्यूल के फोर्थ कार्बन को अटैच होगा थ्रू द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इसीलिए बीटा विथ बीटा मॉलिक्यूल, इसलिए ये बीटा फर्स्ट कार्बन लिंक हो रहा है एक मॉलिक्यूल का दूसरे फोर्थ कार्बन से दूसरे मॉलिक्यूल की, इसलिए इसे बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। तो सबसे पहला जो मुद्दा है वो क्या बताता है कि सेल्यूलोज का स्ट्रक्चर किससे बनता है? सेल्यूलोज का स्ट्रक्चर बनता है बीटा डी ग्लूकोज से, मतलब बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज से। सेल्यूलोज के स्ट्रक्चर में कौन सी लिंकेज होती है? दो मॉलिक्यूल के बीच सेल्यूलोज के स्ट्रक्चर में बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। तब जाकर जो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर बनता है वो होता है सेल्यूलोज का। ये एक मुद्दा होगा स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन देने वाला। अब आगे उसकी जो प्रॉपर्टीज है सेल्यूलोज की वो देखेंगे। Chemical hydrolysis of cellulose require concentrated strong acid at high temperature and pressure। इसका मतलब इस तरह से कि सेल्यूलोज का अगर आपका हाइड्रोलिसिस करना है तो हाइड्रोलिसिस करने के लिए सेल्यूलोज को स्ट्रॉन्ग एसिड की जरूरत है। डाइल्यूट एसिड से या वीक एसिड से सेल्यूलोज का हाइड्रोलिसिस नहीं होता। अगर सेल्यूलोज का हाइड्रोलिसिस करना है तो एसिड किस तरह का लगेगा? स्ट्रॉन्ग। और साथ ही साथ हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की जरूरत होगी, तभी जाकर वो हाइड्रोलाइज होगा। इसका मतलब इस तरह से कि सेल्यूलोज को इतना इजीली हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता। अब उसके पीछे रीजन क्या है? तो रीजन है दिस इंप्लाइज दैट, मतलब इसका क्या मीनिंग है? क्या केमिकल हाइड्रोलिसिस करते टाइम सेल्यूलोज को स्ट्रॉन्ग एसिड और हाई टेम्परेचर प्रेशर की जरूरत है। इसकी वजह यह है कि बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, मतलब बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो सेल्यूलोज के स्ट्रक्चर में होती है वो किस तरह से? इज वेरी स्ट्रॉन्ग। वो जो लिंकेज है बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो सेल्यूलोज के स्ट्रक्चर में होती है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में, तो वो लिंकेज जो होती है वो स्ट्रॉन्ग है और इसीलिए इट इज डिफिकल्ट टू हाइड्रोलाइज। मतलब सेल्यूलोज हाइड्रोलाइज करना डिफिकल्ट क्यों है? तो सेल्यूलोज के स्ट्रक्चर में बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज एक स्ट्रॉन्ग लिंकेज है, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। अब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड अगर ब्रेक करना है
तो स्ट्रॉन्ग एसिड लगेगा, हाई टेम्परेचर लगेगा, हाई प्रेशर लगेगा। इसका मतलब इस तरह से है, इसको आसानी से ब्रेक नहीं किया जा सकता। जब स्ट्रक्चर ही ब्रेक नहीं होगा तो हाइड्रोलिसिस होने का सवाल नहीं आता। इसका मतलब इस तरह से है कि सेल्यूलोज को हाइड्रोलाइज करना डिफिकल्ट है। और इसी मुद्दे से एक नया मुद्दा बनता है कि ह्यूमंस डू नॉट हैव एंजाइम व्हिच कैन हाइड्रोलाइज दिस लिक्विड। ह्यूमन बीइंग, हम जो है हमारे डाइट में स्टार्च का इस्तेमाल करते हैं। अब स्टार्च कहाँ से आता है? तो गेहूं, ज्वार है, राइस है, इन सब में स्टार्च होता है। हम इस स्टार्च को हमारे बॉडी में लेते हैं, जब जाकर ये स्टार्च आगे चलकर ग्लूकोज में, ग्लूकोज के बाद एटीपी एडीपी में वो कन्वर्ट होता है, तब जाकर हमारे बॉडी में जो है एनर्जी मिलती है। तो इसका मतलब इस तरह से है, पॉलीसैकेराइड से हम स्टार्च को हाइड्रोलाइज कर सकते हैं, क्योंकि स्टार्च को हाइड्रोलाइज करने के लिए हमारे बॉडी में एंजाइम है। तब जाकर हम जो कोई भी खाना खाते हैं जिसमें स्टार्च होता है, वो स्टार्च को अमाइलेज एंजाइम, एक स्पेशल एंजाइम है हमारे बॉडी में जो स्टार्च को हाइड्रोलाइज करता है, जिसका नाम है अमाइलेज। ये अमाइलेज एंजाइम स्टार्च को हमारे बॉडी में ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, मतलब स्टार्च को हाइड्रोलाइज करता है ग्लूकोज में। इसीलिए ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है स्टार्च, मतलब वो हाइड्रोलाइज होता है। इसीलिए हम स्टार्च को पचा सकते हैं, स्टार्च को डाइजेस्ट कर सकते हैं। मगर सेल्यूलोज भी एक पॉलीसैकेराइड है जिस तरह से स्टार्च है, मगर सेल्यूलोज को हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं डाइजेस्ट कर सकते? क्योंकि सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम लगेगा। हमारे बॉडी में सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने वाला कोई भी एंजाइम नहीं है, इसीलिए हमारे बॉडी में सेल्यूलोज डाइजेस्ट नहीं होता। इसलिए ह्यूमन बीइंग जो है वो स्टार्च को तो डाइजेस्ट कर सकती है, मगर सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकती। ये जो एंजाइम होता है सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने वाला, ये एनिमल्स में होता है। इसलिए एनिमल्स ग्रास डाइजेस्ट कर सकते हैं, मगर ह्यूमन बीइंग ग्रास डाइजेस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम हमारे बॉडी में नहीं होता। हम स्टार्च को डाइजेस्ट कर सकते हैं, मगर सेल्यूलोज को नहीं, क्योंकि सेल्यूलोज एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है बीटा 1,4 ग्लाइकोसिलिक लिंकेज से बनने वाला बीटा ग्लूकोज बीटा ग्लूकोपायरानोज मॉलिक्यूल से। तो ये होगी कुछ प्रॉपर्टी सेल्यूलोज की। अब इसके बाद में चलिए हम ड्रॉ करते हैं सेल्यूलोज का स्ट्रक्चर। पहले मुद्दे से पता चला कि सेल्यूलोज का स्ट्रक्चर बीटा ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बनता है, जिसे हम बीटा डी ग्लूकोपायरानोज कहते हैं साइक्लिक फॉर्म में। तो ये बीटा डी ग्लूकोपायरानोज से और उनके बीच होने वाली बीटा 1,4 ग्लाइकोसिलिक लिंकेज से किस तरह से सेल्यूलोज का स्ट्रक्चर बनता है, तो चलिए सेल्यूलोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल्यूलोज में बीटा डी ग्लूकोपायरानोज मॉलिक्यूल हमने ड्रॉ किए हैं। कई बीटा डी ग्लूकोपायरानोज मॉलिक्यूल मतलब बीटा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब एक दूसरे को लिंक होते हैं तभी जाकर सेल्यूलोज का स्ट्रक्चर बनता है। तो ये भी एक बीटा डी ग्लूकोपायरानोज, आपको पता है अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज होता है और बीटा डी ग्लूकोपायरानोज होता है। जिस मॉलिक्यूल में OH ऊपर होता है फर्स्ट कार्बन का, वो बीटा होता है, और जिसमें फर्स्ट कार्बन का OH नीचे होता है वो अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज होता है। यहाँ पे बीटा डी ग्लूकोपायरानोज मॉलिक्यूल लिए हमने, और ये जो है मोनोसैकेराइड के मतलब ग्लूकोज के ये साइक्लिक स्ट्रक्चर निकालना हमने एक वीडियो में देखा था। आपको वो वीडियो अच्छी तरह से देखना है, अल्फा बीटा किस तरह से साइक्लिक स्ट्रक्चर ग्लूकोज के बनाए जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक में इन अल्फा और बीटा ग्लूकोज मॉलिक्यूल का जो है यूज है। उसी में से ये बीटा डी ग्लूकोपायरानोज, ये एक मॉलिक्यूल होगा, ये 2 लिए, ये 3 लिए, ऐसे कई सारे बीटा डी ग्लूकोपायरानोज मॉलिक्यूल यहाँ पर है। मतलब n नंबर, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि n नंबर बीटा डी ग्लूकोपायरानोज मॉलिक्यूल हमने लिए। मतलब इस मॉलिक्यूल के आगे भी एक मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल के आगे भी मॉलिक्यूल है, तब जाकर ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेट चेन फॉर्म हो गई सेल्यूलोज की, क्योंकि सेल्यूलोज ये स्ट्रेट चेन पॉलीसैकेराइड है बीटा डी ग्लूकोपायरानोज का, मतलब बीटा डी ग्लूकोज का। अब ये एक मॉलिक्यूल दूसरे से लिंक होता है, दूसरा तीसरे से लिंक होता है, तो वो किस तरह से?
तो एक बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोस का जो एक मॉलिक्यूल है उसका फर्स्ट कार्बन और उसका जो नेक्स्ट बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोस मॉलिक्यूल है उसका फोर्थ कार्बन, इन दो कार्बन में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनती है। अब ग्लाइकोसिडिक लिंकेज किस तरह से बनेगी, तो आपको पता है H2O रिमूव करना पड़ता है, जहां पे दो OH होते हैं वहां से, तब जाकर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनती है। मतलब ये जो है OH, इसमें से H लेंगे और ये कंप्लीट OH लेंगे। आपको H2O निकालना है तो दो OH से ही निकालना है, कभी भी उसमें हाइड्रोजन नहीं लेना है सेपरेट। तो ये H होगा, ये OH होगा, मतलब यहाँ पर -H2O होगा। अब यहाँ पर जब ये -H2O हो जाएगा मतलब ये OH निकल जाएगा, ये H भी निकल जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन इस कार्बन को लिंक होगा, मतलब ये बॉन्ड देने की अब जरूरत नहीं है, और ये वाला जो बॉन्ड है ऑक्सीजन का इस तरह से इस फोर्थ कार्बन को देना है। मतलब एक मॉलिक्यूल का फर्स्ट कार्बन दूसरे मॉलिक्यूल के फोर्थ कार्बन को थ्रू आउट दी ऑक्सीजन लिंक होता है, तो ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनती है। मतलब ये क्या है, बीटा। क्यों बीटा, क्योंकि ये भी बीटा मॉलिक्यूल था, ये भी बीटा मॉलिक्यूल था। बीटा 1, ये कौन सा है 4। अब ये जो लिंकेज है COC, ये है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कौन सी लिंकेज फॉर्म होती है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब जिस तरह से इनमें फॉर्म हुए उसी तरह से यहाँ भी ये H निकाल लो और ये OH कंप्लीटली निकाल लो, तो क्या बचेगा, ये ऑक्सीजन इस कार्बन को लिंक होगा। मतलब ये जो वाला जो बॉन्ड है इस तरह से इसको लिंक कर दो, तो ये भी क्या है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब ये यहीं पर स्टॉप नहीं होने वाला, ये जो है OH इसका हाइड्रोजन, और यहाँ पे कंसीडर है कि इसके आगे भी मॉलिक्यूल ये उसके साथ जाएगा। मतलब ये वाला जो है हाइड्रोजन इधर वाले मॉलिक्यूल को OH से लिंक होगा, तब जाकर ये जो ऑक्सीजन है ये इधर के मॉलिक्यूल के साथ इस तरह से लिंक होगा। मतलब ये जो लिंकेज है आगे आगे कंटिन्यू है, और उसी तरह से ये भी जो लिंकेज है यहाँ से OH का ये जाएगा, उधर से OH आएगा, H2 निकलेगा, मतलब ये ऑक्सीजन भी आगे इस तरह से लिंक है। तब जाकर ऐसा एक बड़ा स्टेट चेन स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जिसको बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। इस तरह का स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रक्चर ऑफ सेल्यूलोज। तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल्यूलोज निकालने की आसान मेथड क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल्यूलोज निकालने के लिए बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोस मॉलिक्यूल निकालना आना चाहिए, और उसके बाद कई सारे बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोस में बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाना, तब जाकर सेल्यूलोज का स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये होगा टॉपिक स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज सेल्यूलोज की। अब हमारा इस टॉपिक में तीसरा जो पॉलीसैकेराइड है वो है ग्लाइकोजन। अब सबसे पहली बात, ग्लाइकोजन भी एक पॉलीसैकेराइड है, एक कार्बोहाइड्रेट है। तो आपको पता है ग्लाइकोजन किस तरह का पॉलीसैकेराइड है, किस तरह का कार्बोहाइड्रेट है। ये एनिमल बॉडी में स्टोर होने वाला एक कार्बोहाइड्रेट है। मतलब जिस तरह से प्लांट कार्बोहाइड्रेट बनाती है और वो कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के फॉर्म में प्लांट स्टोर करती है, उसी तरह से एनिमल बॉडी में स्टोर होने वाला जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लाइकोजन है। ये भी एक पॉलीसैकेराइड है। मतलब ये क्या है, एनिमल स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट। मतलब एनिमल बॉडी में कार्बोहाइड्रेट कौन से फॉर्म में स्टोर होते हैं, तो वो स्टोर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। हमारे लीवर में, हमारे ब्रेन में और हमारे मसल में भी ग्लाइकोजन स्टोर होता है। मतलब एनिमल बॉडी में कहाँ पर, ब्रेन में, मसल में ये जो है ग्लाइकोजन स्टोर होता है, लिवर में भी स्टोर होता है, इसीलिए इसे स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट ऑफ एनिमल कहते हैं। अब रही बात उसके स्ट्रक्चर की, तो ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर के बारे में इतना याद रखना है कि ग्लाइकोजन का जो स्ट्रक्चर है, इसका जो स्ट्रक्चर है, इट्स स्ट्रक्चर सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन।
मतलब इसका जो स्ट्रक्चर है ग्लाइकोजन का किसके जैसा है? इसका स्ट्रक्चर अमाइलोपेक्टिन जैसा है। अमाइलोपेक्टिन कहाँ आया था ये टॉपिक? स्टार्च में आया, क्योंकि स्टार्च में दो पार्ट होते हैं, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन आपको पता है अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोस का पॉलीसैकेराइड होता है। मतलब ये जो है अमाइलोपेक्टिन अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोस से बनता है, और अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोस से बनने के बाद उसमें दो तरह की लिंकेज होती है। ये क्योंकि ये ब्रांच पॉलीमर है, ये ब्रांच चेन स्ट्रक्चर है। अमाइलोज एक स्टेट चेन स्ट्रक्चर था, अमाइलोपेक्टिन ब्रांच चेन स्ट्रक्चर है। इसमें दो तरह की लिंकेज होती है, एक है 1,4 ग्लाइकोसिडिक और एक है 1,6 ग्लाइकोसिडिक। और 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो होती है वो ब्रांच बनाने वाली लिंकेज होती है। इस तरह से वो हमने स्टार्च के स्ट्रक्चर में देखी थी। तो ये जो अमाइलोपेक्टिन है, ये अमाइलोपेक्टिन जैसा ही स्ट्रक्चर ग्लाइकोजन का होता है। मतलब ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर फिर से ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, अमाइलोपेक्टिन जैसा स्ट्रक्चर ग्लाइकोजन का है। और बस डिफरेंस ये होता है कि ये जो है ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर अमाइलोपेक्टिन से थोड़ा सा ज्यादा ब्रांच होता है। मतलब इसका जो स्ट्रक्चर है सिमिलर है अमाइलोपेक्टिन, बट इट इज हाईली ब्रांच। मतलब ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इट इज हाईली ब्रांच। अमाइलोपेक्टिन से ज्यादा ये स्ट्रक्चर ज्यादा ब्रांच होता है ग्लाइकोजन। मतलब स्ट्रक्चर सब एक जैसे, सिर्फ डिफरेंस कहां पर है? अमाइलोपेक्टिन से भी ज्यादा ब्रांच स्ट्रक्चर होता है ग्लाइकोजन का। इसलिए अमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर हमने देखा है, इसलिए ये जो स्ट्रक्चर है ग्लाइकोजन का फिर से निकालने की जरूरत नहीं है। इतना ही याद रखना है कि ग्लाइकोजन एनिमल स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट है और इट्स स्ट्रक्चर सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन, बट इट इज हाईली ब्रांच, पर ये उससे भी ज्यादा ब्रांच चेन स्ट्रक्चर होता है। इस तरह से यहाँ पर हमारा सिर्फ पॉलीसैकेराइड ये टॉपिक नहीं हुआ, तो साथ ही में कार्बोहाइड्रेट जो बायोमोलिक्यूल का एक इंपॉर्टेंट पार्ट था, एक फर्स्ट पार्ट था इस चैप्टर का, क्योंकि इस चैप्टर में बायोमोलिक्यूल में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड ये तीन टॉपिक हमको पढ़ना है। तो ये चैप्टर से इस पॉलीसैकेराइड के साथ हमारा कार्बोहाइड्रेट ये जो टॉपिक है वो भी कंप्लीट होता है। अब जब नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे तो नया बायोमोलिक्यूल हम पढ़ना शुरू करेंगे, वो होगा प्रोटीन। मतलब नेक्स्ट वीडियो से प्रोटीन इस बायोमोलिक्यूल के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो आप कंटिन्यू अपना चैनल देखते रहिए। कुछ भी आपको डिफिकल्टी होगी आप मुझे कभी भी पूछ सकते हैं। तो ओके, थैंक यू।